हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल बनासिया। तो आज मैं जो कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो सीआरपीसी का सेक्शन 198 है और 198 ए एंड 198 बी, हम ये तीन सेक्शन पे आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने सीआरपीसी पे बनाई है उसमें मैंने 197 करवाया था और मैंने मतलब अभी हम कॉग्निजेंस वाले एरिया में ही चल रहे हैं, जिसके ऊपर अलग अलग एम्बार्गोज हैं कि अगर आपको इन मैटर्स में कॉग्निजेंस लेना है तो किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो ये वाला जो 198 है ये बात करता है उन केसेस में जहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है, जैसे जो आपका सेक्शन 493 से जो एरिया है, जो सेक्शन 498 ए तक एरिया है, उस एरिया के रिगार्डिंग ये वाला सेक्शन बात करता है मेजरली। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी जितनी भी सीआरपीसी की 52 वीडियोस आ रखी हैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी बढ़े। देखिए, सेक्शन 198 बात करता है कि अगर कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है उन ऑफेंसेस का जो कि चैप्टर 20 के अंदर, इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 20 के अंदर पनिशेबल है। तो पहले समझते हैं चैप्टर 20 है क्या। तो आईपीसी जब आप देखेंगे तो सेक्शन 493 से लेकर 498 ए तक ये आपका चैप्टर 20 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तो मैरिज के खिलाफ जिसमें आपका एडल्ट्री हो जाता है, बाइगेमी हो जाता है, किसी को इंड्यूस करके भगा ले जाना, डिसी अपने इलिसिट इंटरकोर्स के अंदर इन्वॉल्व कर देना, ये सारे ऑफेंसेस आपके इस वाले कैटेगरी के अंदर चैप्टर 20 में आते हैं। तो कोर्ट इसी के बारे में कहता है, सबसेक्शन 1 कह रहा है कि कोर्ट को अगर इस मैटर में कॉग्निजेंस लेना है तो कोर्ट बिना कंप्लेंट के कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। और वो भी कंप्लेंट उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो उसमें एग्रीव्ड होगा। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में बोले, अगर मैं इसके एक्सेप्शन में मैं अभी नहीं आ रहा, मैं इसके सिंपल सबसेक्शन 1 को फॉलो कर रहा हूं, तो मैरिज के रिगार्डिंग जो मेजरली मेजर एग्रीव पार्टी होगी, हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगी, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें। क्योंकि मान लीजिए एडल्ट्री होता है तो एडल्ट्री में हस्बैंड वहां पे एग्रीव्ड हो गया, बाइगेमी है तो वाइफ, हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी कर ली तो वाइफ एग्रीव्ड हो गई। तो अगर हम जनरल कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो अगर जो एग्रीव्ड पर्सन है जब तक वो कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस यहां इस मैटर में नहीं लेगी। कौन से मैटर में? जो कि आपके चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में फॉल करते हैं, जो कि आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिजेस हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन, वेयर द पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18, मतलब अगर वो व्यक्ति माइनर है, या वो इडियट है मतलब वो अनसाउंड माइंड का है, या वो इडियट है अनसाउंड माइंड का है, या फिर उसको कोई बीमारी है, इंफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, जैसे कि वो उसको पैरालिसिस है, या उसको कोई सीरियस बीमारी है, सेरिब्रल पैल्सी है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जिसकी वजह से वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। या फिर वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक वुमेन है, मगर सिर्फ वुमेन होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वुमेन अगर है तो आपके ब्याह पे को दूसरा अपीयर होगा, नो, वो ऐसी वुमेन है जिसके लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो पब्लिकली अपीयर नहीं होती, जैसे कि पर्दा नशीन वुमेन हो गई, तो लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो पब्लिक में अपना अपीयरेंस नहीं दिखाती है पब्लिक में, तो कंप्लेंट फाइल करना वहां पे उनके पर्टिकुलरली वो जाके कंप्लेंट फाइल करे, पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेप्शन 1 जो है वो इसी बात करता है कि अगर वो मान लीजिए कोई माइनर है, कोई इन्फर्म है, कोई अनसाउंड माइंड का है, या कोई ऐसी वुमेन है जो लोकल कस्टम्स अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग पब्लिक में नहीं आती, तो उस केस में क्या कोई दूसरा व्यक्ति उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा मगर परमिशन चाहिए कोर्ट की, उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट यू नीड द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव मींस परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेकंड एक्सेप्शन, वेयर सच पर्सन इज द हस्बैंड। सच पर्सन यहां पे जो बात हो रही है वो सच पर्सन आपका कौन है? जो कंप्लेंट फाइल करेगा, मतलब एग्रीव्ड पर्सन। यहां पे ध्यान रखना कि एग्रीव्ड पर्सन को कंप्लेंट फाइल करने का जनरल परमिशन है, ठीक है। और जब तक वो कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा चैप्टर 20 के रिगार्डिंग ऑफेंसेस का, तब तक कोर्ट आपकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, मैटर आगे ट्रायल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो हस्बैंड है, वो एग्रीव पर्सन हस्बैंड है, और हस्बैंड आर्म फोर्सेज में, आर्मी में, नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, आर्म फोर्सेज में काम करता है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता, वो उसकी एब्सेंस नेचुरल है क्योंकि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, वो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी या अदर रीजंस की वजह से वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। तो उस केस के अंदर कोई अदर पर्सन जो कि हस्बैंड जिसको ऑथराइज करे वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसमें कमांडिंग ऑफिसर का भी रोल है, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन उन सिनेरियो, उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जहां पे एग्रीव्ड पर्सन खुद कंप्लेंट ना करके किसी दूसरे से जब अपनी कंप्लेंट कराएगा, मतलब उन एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे जब कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट करेगा, तो उन मैटर्स के रिगार्डिंग आपका एक्सेप्शन बात करता है। वेयर सबसेक्शन 1 एक जनरल बात कहता है कि अगर चैप्टर 20 का ऑफेंस है तो कंप्लेंट दर्ज होगी, तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, कंप्लेंट कौन दर्ज करेगा? एग्रीव्ड पर्सन। जनरल कंटेक्स्ट में समझे तो अगर हस्बैंड ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो वाइफ इज द एग्रीव, वाइफ ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो हस्बैंड इज द एग्रीव। एग्रीव का मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचाया गया। नाउ where the person aggrieved by offense under 494 and 495 is the wife। अब समझते हैं पहले 494 और 495 है क्या। 494 तो आपका बाइगेमी के बारे में बात करता है कि जब आपकी एक लिविंग स्पाउस है, एक वाइफ है या हस्बैंड है, और आप उसके बावजूद शादी कर लेते हो, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपका बाइगेमी प्रोहिबिटेड, आप शादी नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक सबसिस्टिंग वाइफ, एक एग्जिस्टिंग वाइफ, एक लिविंग स्पाउस के होने के बावजूद, जिससे आपका तलाक नहीं हुआ, जुडिशियल सेपरेशन, आप अलग नहीं रहते हो, ऑफिशियली आप अलग नहीं हो भी, आपने उसके बावजूद शादी कर ली, तो बाइगेमी का ऑफेंस आप पे बन जाएगा। तो 494 बहुत फेमस है। और 495 उसी के रिगार्डिंग बात करता है कि जिस व्यक्ति से आपने शादी करी, आपने उसको अपने प्रीवियस मैरिज के बारे में नहीं बताया होगा, उसको इन्फॉर्म नहीं करा हुआ, तो ये दोनों आपके बाइगेमी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, 494 495। तो अब ये 198 का जो एक्सेप्शन नंबर 3 है वो ये कह रहा है कि अगर वो जो एग्रीव पर्सन है वो वाइफ है, मतलब ऑफेंस जो कमिट किया वो हस्बैंड ने किया है, कौन से 494 या 495 का, कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो उस केस में कंप्लेंट उस वाइफ के फादर भी कर सकते हैं, वाइफ की मदर भी कर सकती है, वाइफ का ब्रदर भी कर सकता है, वाइफ की सिस्टर भी कर सकती है, वाइफ का सन, मतलब जिस हस्बैंड ने शादी करी उसका बेटा भी कर सकता है, वाइफ की बेटी भी कर सकती है, मतलब हस्बैंड की भी ऑब्वियसली बेटी हुई, या फिर उसके फादर के ब्रदर, फादर के सिस्टर, या फिर मदर के ब्रदर, मदर के सिस्टर भी कर सकते हैं। ये चीज कोर्ट कहता है कब? जब ऑफेंसेस 494 और 495 से रिलेटेड हो, पॉइंट नंबर 1, और वहां पे एग्रीव्ड वाइफ होनी चाहिए, मतलब हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है, ये बात ध्यान रखना। तो वहां पे कोर्ट की परमिशन से ये सारे लोग भी वाइफ के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और उस कंप्लेंट के बेसिस पे कोर्ट एक वैलिड कॉग्निजेंस ले सकता है। पॉइंट नंबर 1, क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उससे ब्लड मैरिज एडॉप्शन से रिलेटेड है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है? यस, अगर कोर्ट अलाउ करता है तो। चलिए अगला सबसेक्शन, for the purpose of subsection 1 no person other than a husband of woman shall be deemed to be aggrieved by offense of 497 and 498। पहले तो हम समझते हैं 497 और 498 क्या है, फिर समझेंगे कि ये सबसेक्शन क्या कह रहा है। 497 आपका एडल्ट्री का ऑफेंस था। एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, इसके ऑफेंस को। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ, तो हस्बैंड डिक्टेट नहीं कर सकता टर्म। एडल्ट्री का ऑफेंस क्या होता था? एडल्ट्री कहता था कि अगर आप विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, अगर किसी दूसरे मेल के साथ आप इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एडल्ट्री होती है, और उसमें मेल प्रोसिक्यूट हो जाता था जो इन्वॉल्व हो रहा है, वाइफ पे चार्ज नहीं बनता था। ठीक है। और 498 इसके बारे में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी औरत का मैरिड हस्बैंड नहीं है, मतलब वैलिड हस्बैंड नहीं है, और वो उसको इंटाइस करके ले जाता है, भगा देता है विद द पर्पस ऑफ मेकिंग इंटरकोर्स विद हर, तो उसके अंदर वो 498 का ऑफेंस बनता है। तो 497 या 498 में अगर ऑफेंस होता है तो उस केस में एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को माना जाएगा, ये कह रहा है आपका सबसेक्शन 2। और वहां पे जो कंप्लेंट फाइल होगी वो हस्बैंड के द्वारा होगी, और उस हस्बैंड के द्वारा कंप्लेंट फाइल अगर हो रही है उसी पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि 497 और 498 स्पेसिफिक डिमार्केट कर दिया, जिस तरीके से पिछले वाले एक्सेप्शन में, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 494 बाइगेमी वाला जो ऑफेंस था उसमें अगर वाइफ आपकी एग्रीव पर्सन है, मतलब हस्बैंड ने शादी कर ली दूसरी और वाइफ एग्रीव है, वाइफ का नुकसान हुआ, तो उसमें उसकी पूरा परिवार कंप्लेंट फाइल कर सकता था। बट 497 और 498 वाले केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड जो है वो फाइल कर सकता है, क्योंकि वो एग्रीव्ड कहलाएगा अगर इन एडल्ट्री या फिर इंटाइसिंग अ वुमेन वाले केस में ऑफेंस बना है, पनिशेबल हुआ है। तो अगला, अगर मान लीजिए हस्बैंड नहीं अवेलेबल है, एब्सेंस है, तो जो हस्बैंड के बिहाफ पे केयर कर रहा है उस वुमेन की, वो भी कोर्ट की परमिशन से कंप्लेंट कर सकता है।
नाउ मान लीजिए 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है जो एग्रीड है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जो एग्रीड है, उसके बिहाफ पे कोई कंप्लेंट करना चाहता है, और ये जो आदमी है ना, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ध्यान रखना, इसको अपॉइंट नहीं किया गया, इसके बिहाफ पे कोई कर रहा है बट वो अपॉइंट भी नहीं किया गया और वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है, और कोर्ट को पता है, कोर्ट को इंफॉर्मेशन है एडवोकेट के थ्रू कि इसका एक प्रॉपर गार्जियन है, मतलब इस माइनर का एक प्रॉपर गार्जियन अवेलेबल है, इस अनसाउंड माइंड या लुनैटिक व्यक्ति का एक प्रॉपर गार्जियन अवेलेबल है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक नोटिस सर्व करेगा, सप्लाई करवाएगा गार्जियन को, और बोलेगा कि भैया आप इस मैटर में क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे, आप पर्पस बताइए, आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो सिंपल मतलब यही है कि कोई भी एरा गैरा व्यक्ति माइनर या अनसाउंड माइंड के केस में, मतलब अगर मान लीजिए लड़की है, ठीक है, और लड़की के साथ, लड़की एग्रीव पर्सन, उसके हस्बैंड ने उसके साथ धोखा किया है, तो उस केस के अंदर, अब लड़की 18 साल से नीचे की है मान लीजिए, तो उस केस के अंदर कौन उस बिहाफ पे, उसका गार्जियन ही केस करेगा, तो कोई भी एरा गैरा व्यक्ति जाके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि इसका गार्जियन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोर्ट गार्जियन को नोटिस सर्व करेगा और बोलेगा कि आप इस मैटर को देखिए और आप क्यों इस मैटर में कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अब ऑथराइजेशन की बात करते हैं। ये ऑथराइजेशन कौन से वाली सिचुएशन की बात है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही जब सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन कराई थी कि अगर हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेस में काम करता है यूनियन की, तो वो खुद कंप्लेंट फाइल नहीं करता, वो क्या करता है, वो एक ऑथराइजेशन लेटर बना देता है। वो ऑथराइजेशन राइटिंग में होना चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरा, साइंड होना चाहिए। कौन साइन करेगा, हस्बैंड साइन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड कंप्लेंट कर रहा है, हस्बैंड के बिहाफ पे कोई जा रहा है, बट जो प्रॉब्लम है, जो आप धोखा हुआ है, वो हस्बैंड के साथ हुआ है, क्योंकि एग्रीड पर्सन हस्बैंड है, तो उसके बिहाफ पे तो बस कोई बंदा उस कागज को ले जाके कोर्ट में पेश करे, क्योंकि हस्बैंड अवेलेबल नहीं हो सकता आर्म फोर्सेज में होने की वजह से। तो इसीलिए लॉ यहाँ पे क्लियरली कहता है कि ऑथराइजेशन हस्बैंड देगा राइटिंग में साइन करके, और उसमें एक स्टेटमेंट होगी कि हस्बैंड को इस कंप्लेंट के अंदर जो जो एलिमेंट मेंशन है, इस कंप्लेंट के अंदर जो जो प्रॉब्लम है, हस्बैंड को इसके बारे में इसकी जानकारी है, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शैल बी काउंटर साइंड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। काउंटर साइंड बाय द कमांडिंग ऑफिसर का मतलब है उस बात से यह प्रूव हो जाएगा कि नहीं, हस्बैंड रियलिटी में किसी आर्म फोर्सेज में काम करता है, और ड्यू टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ड्यू टू बीइंग इन द आर्म फोर्सेज, वो अपीयर नहीं हो सकता पर्सनली, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता पर्सनली। दैट्स व्हाई this particular authorization letter is being issued to some other person, and that other person will file the complaint on behalf of the husband. तो ये चीज काउंटर साइन होगा कमांडिंग ऑफिसर, हस्बैंड का जो भी सीनियर होगा उसका ऑफिसर से होगा, और एक बार वो सर्टिफिकेट मिल गया ऑफिसर का, आपके सीनियर ऑफिसर का, तो उस केस के अंदर कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी, कोर्ट आपको बोलेगी कि ठीक है आप फाइल कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट को दूसरा व्यक्ति कर सकता है। चलिए ना, जो भी ऑथराइजेशन है, जो भी सर्टिफिकेट है, इस पे साइन है, अगर कमांडिंग ऑफिसर का हस्बैंड का साइन है, तो दैट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। शैल है यहाँ पे, मे नहीं है। तो अगर मान लीजिए कमांडिंग ऑफिसर का काउंटर सिग्नेचर है उस स्टेटमेंट पे, हस्बैंड का अटेस्टेशन है और साइन है हस्बैंड का, ठीक है, और स्टेटमेंट है कि हस्बैंड उन सारे फैक्ट से अवेयर है, तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये एक जेन्युइन लेटर है, ये एक जेन्युइन ऑथराइजेशन है। ध्यान रखना, हालांकि आप इसका कंट्रेरी भी प्रूव कर सकते हैं, आप एविडेंस से ये चीज, इसको फर्जी और इसको फोर्स्ड और इसको मतलब इसको एक वेब डॉक्यूमेंट भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, बट जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं होता, जब तक आप इसको फेक या फिर फोर्स्ड डिक्लेयर नहीं करवाते, तब तक कोर्ट इसको जेन्युइन ही मानेगा, और एविडेंस में इसको प्रॉपर लिया जा सकता है कि कल को मान लीजिए हस्बैंड ने ऑथराइजेशन लेटर दिया, ठीक है, और उसके बिहाफ पे किसी दूसरे ने कंप्लेंट फाइल करी, मैटर हुआ, वाइफ के खिलाफ केस गया। अब वाइफ का एडवोकेट बोलता है कि नहीं सर ये तो चीज ही जेन्युइन नहीं है, जो ऑथराइजेशन लेटर है हस्बैंड तो उसका कहीं और काम करता है, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये चीज फर्जी है। अगर वो जो पर्टिकुलर लेटर था वो काउंटर साइन है, उसमें हस्बैंड के भी साइन है, उसमें हस्बैंड का स्टेटमेंट है कि मुझे ये सारी बातें पता है जो कंप्लेंट में की जा रही है, मैं अवेयर हूं उन सारी चीजों से, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको फेक और फोर्स डिक्लेयर करने का वाइफ की तरफ आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। नाउ सबसेक्शन 6,
नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर 376। 376 आपका रेप के रिलेटेड, रेप की पनिशमेंट कहता है। वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, कि अगर हस्बैंड ने वाइफ का ही रेप किया हो और वाइफ की उम्र 18 से नीचे हो एंड मोर देन 1 ईयर हैज इलैप्स्ड। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है वो समझिए। देखिए, पहली चीज, ये जो 18 साल वाली जो एज है ये पहले 15 साल हुआ करती थी, 2009 के अमेंडमेंट में हमने करके उसको 18 साल कर दी। क्योंकि अगर आप रेप की भी डेफिनेशन देखेंगे तो 15 साल से नीचे की अगर वाइफ है तो उस केस में वो रेप कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि लॉ ने ये कह रखा है कि अगर वाइफ आपकी 15 साल से ऊपर की है तो उस केस में वो रेप कंसीडर नहीं होता, एक्सेप्शन में आता 375 की। तो अब ये जो सेक्शन 6 में अभी लेटेस्ट जो है ये 18 साल ही है। तो लॉ यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उस केस के अंदर 376 के अंदर, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी अगर वाइफ 18 से नीचे की है और उस ऑफेंस को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अगर वाइफ हैज बीन रेप्ड बाय द हस्बैंड एंड वाइफ इज अंडर 18 ईयर्स, तो उस केस में वाइफ की को 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, वहां से 1 साल के अंदर ही केस करना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट कॉग्निजेंस ले पाएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए, नाउ द लास्ट सबसेक्शन, कि ये जो 198 है अबेटमेंट और अटेम्प्ट दोनों पे अप्लाई होता है। मतलब कि जो ऑफेंसेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है चैप्टर 20 के, उनके अबेटमेंट अगर कोई उकसाता है उसके लिए और उसके अटेम्प्ट, दोनों केस में ये सारा जो प्रोविजन है 198 का, कॉग्निजेंस लेने का जो प्रोसीजर है इसके अंदर स्पेसिफिक चैप्टर 20 का, वो सारा अप्लाई हो जाएगा। नाउ 198 ए, 198 ए बात करता है 498 ए के ऑफेंस के रिगार्डिंग। ये है क्या? ये सबसे ज्यादा यूज में होने वाला प्रोविजन है, क्रुएल्टी। आए दिन आपको कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इसके मैटर दिखेंगे क्रुएल्टी का। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड की फैमिली उसकी वाइफ के साथ क्रुएल्टी करती है तो उस केस में कैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो उसका प्रोसीजर 198 ए ऑफ द सीआरपीसी में मेंशन है। क्या है? या तो पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि ध्यान रखना ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें एफआईआर दर्ज होती है क्रुएल्टी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कॉग्निजेंस या तो पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाएगा, जब एफआईआर दर्ज होगी पुलिस से अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी। और ध्यान रखना इसके अंदर जो आपका एफआईआर दर्ज होने का भी जो तरीका है ना, उसमें जो यूजुअली पुलिस क्या करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। अगर आप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट देखेंगे 2014 की, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे तुरंत 154 के अंदर एफआईआर दर्ज मत करो, वहां पे एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो इन ऑर्डर टू चेक द वेरासिटी ऑफ द क्लेम्स मेड इन द एफआईआर। ये चीज तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो कि हाँ ये मैटर सच भी है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है नहीं, और उसके अंदर आपका ये क्रुएल्टी वाला मैटर भी आता है। तो यूजुअली पुलिस एक बेसिक इंक्वायरी कर लेती है और चेक कर लेती है, फिर एफआईआर दर्ज हो गई, उसका इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट साइन करी, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी, कोर्ट ने उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया, 498 ए का चार्ज करना होगा। ठीक है, या तो ये तरीका है, या फिर कंप्लेंट फाइल होगी। अपॉन अ कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है वो समझिए। पर्सन एग्रीव तो हमेशा कर सकता है जिस वाइफ के साथ क्रूएल्टी की गई है, या फिर उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर के ब्रदर, मदर के ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, ये सारे सेम है, मैंने इससे पहले भी 198 के अंदर ये सारे थे। और अगर कोर्ट परमिट करे तो कोई भी व्यक्ति जो ब्लड रिलेशन में हो, उसके मैरिज रिलेशन में हो, मौसा मौसी का लड़का, चाचा चाची का लड़का, मामा मामी का लड़का, ये सब के सब इसके अंदर आ सकते हैं। नाउ 198 बी, 198 बी एक स्पेसिफिक किस्म के ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 376 बी, सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 376 बी है क्या उसको समझते हैं। कि मान लीजिए आप जुडिशियल सेपरेशन के तहत रहते हैं, हस्बैंड वाइफ आप अलग रहते हैं, ठीक है, साथ नहीं रहते, और उस केस में हस्बैंड विदाउट द कंसेंट वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, विदाउट द कंसेंट, ध्यान रखना इसमें, और वो दोनों जुडिशियली सेपरेट रहते हैं या किसी और रीजन की वजह से साथ नहीं रहते, ये बात ध्यान रखना। तो 376 बी का चार्ज बनता है, उसमें मिनिमम 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होती है। और इनफैक्ट ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, बट ये वाला जो ऑफेंस है ये बेलेबल है, डिस्पाइट ये रेप की ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, बट ये बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है बट बेलेबल है। अदरवाइज रेप के जो ऑफेंसेस सारे नॉन बेलेबल है। तो 376 बी के अंदर ऑफेंस अगर कमिट होता है और वहां पे मैरिटल रिलेशनशिप तो मैंडेटरी है, तो वहां पे कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? वहां पे प्रामा फेसी सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है कि भाई
ऑफेंस यहां पे हुआ है, मतलब कि कंप्लेंट पॉइंट नंबर 1 फाइल किया जाएगा, वाइफ करेगी हस्बैंड के द्वारा। यहाँ पे कोई वाइफ का फादर, वाइफ के ब्रदर, वाइफ की मदर, सिस्टर, कोई भी वाइफ का सन, डॉटर, कोई भी केस नहीं फाइल करेगा, सीधा वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है कि नहीं ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस के अंदर कोर्ट इस मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है। और प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन कैसे होता है? इन्वेस्टिगेशन का जब कंप्लेंट होगी और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होगी, बेसिक इंक्वायरी होगी, तो उसके बाद ये चीज पता चल जाएगा कि नहीं ऐसे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका 198 था। तो ये मैंने आज 198, 198 ए एंड बी कराया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कीजिए, @educational panacea हैंडल है मेरा, और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।